दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। बीजेपी इसी रास्ते से गुजरकर लगातार 2 बार सरकार बना चुकी है और तीसरी बार की जुगत में है। बीजेपी ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है, जिसके लिए सियासी दांव भी चले जा रहे हैं। बीजेपी ने यूपी की 80 में से 5 सीटें अपने सहयोगियों को दी है, तो 75 सीट पर खुद किस्मत आजमाने जा रही है। बीजेपी अपने कोटे की 75 में से 51 सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। चूंकि बाराबंकी सीट से उम्मीदवार बनाए गए उपेंद्र रावत ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, उसी तरह बीजेपी को 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक बीजेपी तीसरी लिस्ट में कुछ और मौजूदा सांसदों का टिकट काट सकती है। ऐसे में सूची में पहले और दूसरे लिस्ट की तुलना में विवादों से दूर रहने वाले नेताओं की संख्या ज्यादा हो सकती है। माना जा रहा है कि तीसरी लिस्ट से 1 दर्जन से अधिक मौजूदा सांसद बाहर हो जाएंगे। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में यूपी की किसी भी सीट से प्रत्याशी नहीं बनाया था। हालांकि पार्टी पहली सूची में 51 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी थी। बची हुई जिन 24 सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची आना बाकी है, उन सीटों में पार्टी के बड़े नेता रीता बहुगुणा जोशी, वरुण गांधी, मेनका गांधी, जनरल वीके सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह, रमापति राम त्रिपाठी, संघमित्रा मौर्य, सत्यदेव पचौरी, संतोष गंगवार शामिल है। बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य भी टिकट हासिल करने में लगी है। पीलीभीत सांसद वरुण गांधी भी टिकट पाने की कतार में लगे हैं। हालांकि तीनों नेताओं की सांसें अटकी हुई है। यूपी की जिन 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट घोषित नहीं किए हैं, उस पर पार्टी नेताओं की धड़कनें बढ़ी है। माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी तीसरी लिस्ट में यूपी की बची 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, जिसमें से कई सीटों पर सरप्राइज नाम दे सकती है। यह सीटें मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, हाथरस, फिरोजाबाद, पीलीभीत, सुल्तानपुर, बदायूं, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज, केसरगंज, बरेली, कानपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, मछली शहर, बलिया, भदोही, देवरिया, मैनपुरी, फूलपुर, बाराबंकी और बहराइच है। बदायूं लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है। बीजेपी ने बदायूं सीट पर कैंडिडेट घोषित नहीं किया। सभी की निगाहें लगी है कि बीजेपी क्या संघमित्रा को दोबारा से टिकट देगी, क्योंकि उनके पिता स्वामी प्रसाद लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी पर हमलावर है। बदायूं हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, जहां से सपा ने धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने इस सीट को हर हाल में अपने पास रखना चाहती है, जिसके लिए किसी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। शराब घोटाले के सरगना भगोड़े केजरीवाल को ईडी का 9वां समन। केजरीवाल जी, अगर आप ईमानदार हैं तो डरकर जांच से भाग क्यों रहे हैं? जाइए जांच एजेंसी के पास, हो जाने दीजिए दूध का दूध और शराब का शराब। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक साथ 2 मामलों में समन भेजा है। पहला, दिल्ली शराब नीति मामले में 9वां समन भेजा। दूसरा, दिल्ली जल बोर्ड मामले में पहला समन भेजा। इस मामले में पहली बार सीएम को समन किया है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी के मुताबिक दोनों समन लोकसभा चुनाव घोषणा के 3 घंटे बाद आए। मारे गए गुलफाम सजनवा तेरे लिए। हैंडसम सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से फिर जमानत नहीं मिली। चंदा केजरीवाल को भी मिला, लेकिन कम मिला है। उसकी कसर उसने शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, दवा घोटाला, डीटीसी बस घोटाला से कर लिया। यह केजरीवाल भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर राजनीति में आया था, लेकिन इसके इरादे सातिराना थे। तभी तो किसी फाइल पर साइन न कर इसने अपने साथियों को जेल भिजवाया। आम आदमी पार्टी को वोट दे ताकि और शीश महल बना सके या शराब घोटाला कर सके। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर समन भेजा है। यह 9वीं बार है जब केंद्रीय एजेंसी ने उन्हें समन भेजा है। उन्हें 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। पिछले समन पर पेश नहीं होने के मामले में उन्हें शनिवार को ही जमानत मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की उन सुधारात्मक याचिकाओं को खारिज कर दिया है जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार करने के न्यायालय के पिछले साल 30 अक्टूबर को दिए फैसले को चुनौती दी गई है। अपने कक्ष में सुधारात्मक याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई करने की अर्जी भी खारिज कर दी। पीठ में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति SVN भट्टी भी शामिल है। सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में अंतिम कानूनी उपाय है और आमतौर पर इस पर कक्ष में ही सुनवाई की जाती है जब तक कि फैसले पर पुनर्विचार के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। उसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी और 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को 8वां समन भेजा था। सीएम केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर एजेंसी के इस्तेमाल का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा है कि केंद्रीय एजेंसी ED उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले की जांच में शामिल होने के लिए भेजे गए समन के उल्लंघन पर ED कोर्ट पहुंच गई थी। उनके खिलाफ 2 शिकायतें की गई थी और उसके बाद वे शनिवार को कोर्ट में पेश हुए। इससे पहले की सुनवाई में सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बेंच के सामने पेश हुए थे। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने माना कि उनके खिलाफ जो भी केस है वह जमानती है और उन्हें कुल 50,000 रुपये के 2 बॉन्ड्स पर जमानत दे दी। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। हिंदू इतने सहिष्णु होते हैं कि पूछो मत। हिंदुओं के देवी देवताओं पर अश्लील टिप्पणी करने पर कोर्ट को पुलिस को कहना पड़ता है कि इस नफरती पर केस दर्ज करो। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। यह नफरती सड़क छाप नेता जल्द जेल जाने वाला है। बस 2 महीने और रुक जाइए, फिर इसका जेल यात्रा तय है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं पर जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगा, यह सनातन धर्म और देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करना बंद नहीं करेंगे। हिंदू देवी देवताओं को लेकर सवाल उठाने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। MP MLA कोर्ट ने लखनऊ की वजीरगंज थाना पुलिस को मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विवादित बयान की जांच के आदेश दिए हैं। मौर्य के खिलाफ मामला दर्ज करने का आग्रह रागिनी रस्तोगी ने किया था। रागिनी का आरोप है कि पिछले साल 15 नवंबर को अखबार में छपे उनके एक बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायत के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा था कि जब विभिन्न धर्मों के लोग 2 हाथ और 2 पैर के साथ पैदा हुए थे तो एक हिंदू देवी 4 हाथों के साथ कैसे पैदा हो सकती है। रागिनी ने कहा कि मौर्य ने कई मौके पर इस तरह का बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बता दें कि मौर्य के खिलाफ उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के कारण कई मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी 2024 को समाजवादी पार्टी के निवर्तमान नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। मौर्य ने रामचरितमानस का नाम लेते हुए कहा था कि अब करोड़ों लोग इस किताब को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसमें सब बकवास लिखा गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के कुछ अंशों को अपमानजनक बताते हुए सरकार से इसे हटाने की मांग की थी। उन्होंने आगे कहा था कि अगर वो अंश न हटा पाए तो पूरी किताब को ही बैन कर देना चाहिए। मौर्य ने करीब 1 महीने पहले समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले उन्होंने पार्टी के महासचिव पद से भी इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने विधान परिषद की सदस्य भी छोड़ दी थी। मौर्य ने अपनी नई पार्टी का गठन कर लिया था जिसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा है। अब खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस के बीच काफी बातचीत चल रही है। इंडी गठबंधन के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस के सिंबल पर कुशीनगर को लेकर चर्चाएं चल रही हैं।
पहले भी कुशीनगर से चुनाव लड़ चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। भारत की डेमोग्राफी बदलने की पूरी तैयारी चल रही है। कुछ दशकों बाद देखिए भारत का क्या हाल होता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मदद से जगह जगह रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है। अमानतुल्लाह खान जो केजरीवाल की पार्टी का बड़ा नेता है और जो दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, वह दिल्ली सरकार के खजाने से यानी हमारे और आपके टैक्स के पैसे से अल्पसंख्यक मदद के नाम पर रोहिंग्याओं के लिए पूरा खजाना खोल दिया। लेकिन केजरीवाल को बांग्लादेश के मुसलमानों और रोहिंग्या मुसलमानों को भारत में बसने पर प्रॉब्लम्स नहीं है, इसे सिर्फ हिंदुओं और सिखों से प्रॉब्लम है। दिल्ली में यमुना किनारे सरकारी जमीन पर यानी रिवर बेड पर हजारों रोहिंग्या मुसलमान घुसपैठियों को दिल्ली सरकार के मंत्री अमानतुल्लाह खान ने बसाया था। पैसा, राशन, बिजली, पानी, सुरक्षा सब कुछ दिया। तब ना केजरीवाल बोले और ना ही एनजीटी। वे सांप तो दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई से अभी भी पाले जा रहे हैं। आखिर क्यों? नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ आज 15 मार्च 2024 को फिर से पाकिस्तान और अफगानिस्तानी शरणार्थी सड़कों पर उतरे। उन्होंने हाथ में पोस्टर और तिरंगा लेकर आप और कांग्रेस का विरोध किया। इसे देखते हुए अरविंद केजरीवाल की एक और बार सख्त टिप्पणी आई है। अरविंद केजरीवाल ने सड़कों पर प्रदर्शन करते शरणार्थियों को देख अपना गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने कहा, इन पाकिस्तानियों की हिम्मत, पहले हमारे देश में गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, हमारे देश का कानून तोड़ा, इन्हें जेल में होना चाहिए था। इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। सीएए आने के बाद पूरे देश में पाकिस्तान और बांग्लादेशी फैल जाएंगे और लोगों को परेशान करेंगे। बीजेपी इन्हें अपना वोट बैंक बनाने के स्वार्थ में पूरे देश को परेशानी में धकेल रही है। केजरीवाल ने यह टिप्पणी पीटीआई द्वारा साझा की गई वीडियो पर की। इसमें सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों को विरोध करते देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास करती दिख रही है। सामने आई वीडियो कांग्रेस हेडक्वार्टर के पास की है। यहां प्रदर्शन करने आई एक महिला को कहते सुना जा सकता है, हम अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग क्यों हमारे अधिकार छीनना चाहते हैं जब पीएम हमें दे रहे हैं। बता दें कि जब से मोदी सरकार ने सीएए को लेकर अधिसूचना जारी की है, उसके बाद से कांग्रेस नेता और आप नेता समेत बाकी विपक्षी दल भी इसके विरोध में टिप्पणियां कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएए को भेदभावपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा था कि सीएए भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और भावनाओं के खिलाफ है। चुनाव से ठीक पहले अधिसूचित सीएए नियम दर्शाता है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर कितनी सजग है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। लोकसभा चुनाव को लेकर देश की सियासत गरमाई हुई है। आचार संहिता से पहले बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई थी और नए नेताओं को भाजपा की सदस्यता दिलाने का अभियान छेड़ रखा था। अब आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन भाजपा सदस्यता अभियान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के पूर्व नेता और बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक रहे राजेंद्र भंडारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं राजस्थान में भी कांग्रेस का यही हाल है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पार्टी को अलविदा कहते हुए भाजपा की सदस्यता ले ली। इनमें पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, पूर्व विधायक परम नवदीप सिंह, भंवर सिंह पलाड़ा, सुशील कंवर पलाड़ा सहित विभिन्न दलों के नेता और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल है। कांग्रेस के 18 नेताओं सहित कुल 83 लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली, जिनमें पूर्व अधिकारी और कुछ समाज सेवी भी शामिल है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, जयपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी ज्योति खंडेलवाल, सुरेश मिश्रा, दर्शन सिंह गुर्जर सहित पूर्व विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के बाड़े में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने का सिलसिला जारी रहा।
हाल ही में 10 मार्च को पूर्व सांसद और गहलोत सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे लालचंद कटारिया के साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव, 4 बार विधायक रहे रिचपाल मिर्धा, उनके पुत्र पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा सहित 2 दर्जन कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली थी। अब 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हो गए। वहीं अमेठी में भी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के जिला सचिव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अमेठी से मायावती की बसपा के लिए भी आज अच्छी खबर नहीं आई। बसपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष बीजेपी में शामिल होने की घोषणा कर दिए। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजयंत जय पांडा ने दोनों नेताओं को बीजेपी का पटका पहनाया। बता दें कि नेताओं का एनडीए और इंडिया गठबंधन में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को उम्मीदवार घोषित करने में देरी पर तंज कसा था। कांग्रेस की पहली लिस्ट में राहुल गांधी को वायनाड से लोकसभा का टिकट मिला। पहली लिस्ट में 39 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। अमेठी छोड़कर वायनाड से राहुल गांधी को प्रत्याशी घोषित किए जाने पर बीजेपी ने चुटकी ली थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा था, अमेठी से भागे कांग्रेस सरदार, इस बार वायनाड में फिर होगी हार। तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।